हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 5 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारा विश्वास बैच चल रहा है उसका। तो यहाँ पर जो है लेक्चर 5 में हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो इंटीग्रेशन की करेंगे। तो हम लोग अभी बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं एंड ये जो रहेगा लेक्चर नंबर 5, ये बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है। तो अगर इससे पहले के प्रीवियस 4 लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाकर देख लेना। कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बाकी चैनल पर भी आपको विश्वास बैच की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था एंड उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था एंड उससे पहले लाइक बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में जाना था। एंड कल से जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा एंड हो सकता है कि आज मैं एक और लेक्चर अपलोड कर दूंगी इवनिंग में, अगर टाइम हो पाता है। तो कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज आज मेरा एक एग्जाम है उस वजह से। तो यहाँ पर जो है अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो 9th और 10th का फिजिक्स जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ आ पाते उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो अगर लाइक आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी हो तो प्लीज आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो, सो दैट क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लाइक अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एंड मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि लाइक जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटेंट जो रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा। एंड खुद भी ये बात सोचो, जो आप ये बोलते रहते हो कि भाई हिंदी में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ, अगर मान लो आप हिंदी में पढ़ के हिंदी का एग्जाम क्लियर भी कर लेते हो हिंदी में, और उसके बाद जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जाओगे या पैरामेडिकल कोर्स करने जाओगे, ठीक है, या कोई और कोर्स करने जाओगे जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो वो कोर्स वहां पर कैसे करोगे? क्योंकि वो वाला कोर्स आपको वहां पर हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज आपको अभी से समझनी होगी, अदरवाइज बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ गिने चुने लोगों ने, 4 या 5 लोगों ने मेरे को भेजे हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लाइक आप कितना ज्यादा इस चीज को सीरियसली ले रहे हो। ठीक है। तो लाइक वही बात है, क्योंकि देखो कोई चीज अगर फ्री में मिलती है मुझे पता है उसकी वैल्यू नहीं होती, बट हाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, भले ही 5 कैंडिडेट्स क्यों ना हो या 10 कैंडिडेट क्यों ना हो, तो मैं उतनों के लिए ही करूंगा। ठीक है। एंड मैं ये चीज पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर एक बहुत स्पेशल चीज लेके आऊंगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो अभी बैच में रेगुलर रहेंगे। ठीक है। तो लाइक आप ये समझ रहे हो कि भाई फ्री बैच है, यहाँ पर तो कुछ इतना अच्छा मिलेगा नहीं। आपको ये अच्छा लगता है कि भाई 4000 5000 रुपीज आप किसी को पे करो, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने को मिले, तभी आपको ज्यादा मजा आता है। ठीक है। तो मेरे को रिस्पॉन्सेज देख के यही समझ आ रहा है, बिकॉज 4 या 5 लोगों ने अपना होमवर्क मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे भेजा था या फिर चैनल पे भेजा था। तो अगर आप नहीं भेज रहे हो तो आप ये समझ लो कि इस साल भी आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। ठीक है। या फिर अगर कुछ अपने आप से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, कम से कम मुझे आधे तो उसके रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए। ठीक है। 200 से ऊपर मेंबर्स हो चुके हैं चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है जिसमें विश्वास बैच के मेंबर हैं, तो मुझे कोई भी नहीं भेज रहा है, तो भाई फालतू में वहां ऐड होने के लिए मत आओ। मैं रिमूव कर दूंगा सबको, जो रेगुलर होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को रखूंगा। तो इस चीज को आप प्लीज ध्यान से समझ लेना। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तो जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, फालतू के लिए वहां पर पॉपुलेशन मत बढ़ाओ। अगर ढंग से रहना है तो प्लीज मुझे होमवर्क रेगुलरली भेजो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो लाइक 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने बोला था कि भाई नहीं आपसे हो पाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का टॉपिक, तो यहाँ पर उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको जो है 1/x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि d/dx आपको निकालना था किसका? 1/x का। और दूसरा जो मैंने आपको बोला था वो निकालना था d/dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना था रूट एक्स को। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस दिए थे। अब ये 2 क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, जो 1/x वाला है। तो d/dx और 1/x, ये जो आपका 1/x है इसको मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा, पावर्स के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर 1/x देखोगे नीचे, ये जो डिनोमिनेटर में x लिख रहा है, अगर इसकी कोई पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब है कि इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। और अगर इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, तो इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 जो है वो x की पावर -1 जो बन जाएगा। इतना बन गया। अब उसके बाद ये जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है इस फंक्शन का, वो हमको x की पावर n वाला मिल गया, यानी कि अब आप इसको x की पावर n वाले टर्म से कंपेयर कर सकते हो। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है, जो क्या होता है, n x टू द पावर n-1 के बराबर होता है। तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो n यहाँ पर -1 है, उसके बाद x लिखोगे और उसकी पावर जितनी है उसमें से आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो,
-1 लिखा, ये एक्स की पावर -2 ऊपर है, तो मैं अगर इसको नीचे ले आऊंगा तो एक्स की पावर 2 पॉजिटिव में बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें जो डिफरेंशिएशन का आंसर मिला, यानी कि जो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, d/dx ऑफ 1/x अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होता है, -1/x² के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो हम 1/y का कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में, तो वो -1/y² हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी वेरिएबल हो, वो वेरिएबल का नीचे स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर -1 रहेगा। तो ये आपका माइनस, ये आपका जो है 1/x का डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करके मैंने आपको हिंट भी दिया था, लेकिन अगर आप देखो रिवीजन नहीं करोगे तो आपको हिंट भी नहीं समझ आने वाला। तो अगर देखो ढंग से सीरियस ले लो इस बैच को, ठीक है, फालतू में मैंने ये क्रिएट नहीं करा, वरना मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। तो रेगुलर रहो एंड सारा होमवर्क मेरे को मिलना चाहिए टाइम से, ठीक है। अब यहाँ पर ये d/dx रूट एक्स जो है, इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जब आप देखोगे रूट एक्स जो आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी पहले कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है भाई, एक्स की पावर 1/2 होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, छोटा सा 2 लिखो, फिर रूट का साइन लगाओ, फिर एक्स लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर मान लो मैं छोटा सा 3 लिखता हूँ और यहाँ पर एक्स लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। और इसको हम क्यूब रूट को एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पर ये एन हमारा 1/2 बन गया, एक्स की पावर एन वाला जो है ये फॉर्म आ गया हमारे पास फिर से। और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है nx⁻n−1। तो एन यहाँ पर कितना है, 1/2 है, फिर एक्स लिखा, फिर उसकी पावर 1/2 - 1 n-1, ठीक है, ये करा, तो 1/2 हो गया, फिर ये x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। अब किसी को ये नहीं समझ आया अगर कि 1/2 - 1 कैसे करेंगे, तो 1/2 - 1 आप कैसे करते हो, तो 1 के नीचे आप 1 लिख लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना हो गया, नीचे 2 हो गया, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 × 1 2 हो गया, और 1 × 1 यहाँ लिख दोगे, फिर -1 × 2 यहाँ पर लिख दोगे। तो 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है, और ये -1/2। तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से सॉल्व करके। अब इसको फर्दर थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सो दैट कि ये मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेकेंड बस इसे इरेज कर लूँ, इरेज नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये जो 1/2 एक्स की पावर -1/2 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, जो एक्स ऊपर है मैं उसको नीचे ले आ सकता हूँ, ठीक है। एक्स की पावर में नीचे अगर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और एक्स की पावर 1/2 हमें पता है किसको क्या होता है भाई, ये स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो भाई d/dx ऑफ रूट एक्स होता है, वो आपका किसके बराबर होता है, 1/2 रूट एक्स के बराबर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कहीं पर भी कुछ भी आपका रूट वगैरह का कुछ भी आया, आप उसको पावर में कन्वर्ट कर लो, 1 के नीचे उतनी पावर ले आओ। मान लो अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स का निकालना है, ठीक है, तो अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर एक होमवर्क दे देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला करा है अभी, आप अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे होमवर्क में ये चाहिए क्वेश्चन, तो आप किसका निकालोगे, d/dx ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1/3 कर लोगे और उसे सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन लेते हैं ना हम लोग, एक्स की पावर एन में ये एन जो होता है ये रियल नंबर होता है। अब ये रियल नंबर क्या होता है, बहुत बेसिक चीज है, अगर नहीं पता तो चलो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं खराब करते, ठीक है। तो रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो कोई भी पावर हो यहाँ पर, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का टॉपिक आपके लिए तब ज्यादा आसान होगा अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से समझ आ चुका है, थोड़ा आपने सीख लिया है। और मैंने ये भी बोला है कि भाई आप यहाँ पर तो जितनी मेहनत कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, जो होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, और टाइम होता है ये सबके पास, कम से कम 1 घंटा निकाल के जो टॉपिक मैं आपको लेक्चर में पढ़ाता हूँ, गूगल से उसके क्वेश्चन सर्च कर लो, उनको सॉल्व कर लो, उनके आंसर्स मैच कर लो, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि 60% एफर्ट आपका रहने वाला है, 40% मेरा रहेगा, ठीक है। तो 40% में मैं यही है कि कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा सकता हूँ, वर्कशीट भी मैं आपको भेजूंगा। लेकिन बाकी जब जिस टाइम पे मैं वर्कशीट नहीं भेज रहा हूँ, तो जब आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो गूगल पे जाके क्वेश्चन सर्च करो, उनको सॉल्व करो,
ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन का मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, तो मैंने आपको बोला था कि भाई डिफरेंशिएशन के जाके गूगल पे या एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर ले लो, डिफरेंशिएशन का क्लास 11th की मैथ्स में है, तो वहां से जाके उसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस करोगे, आंसर मैच करोगे, आंसर सही आएंगे, तभी आप कुछ लाइफ में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे आज मैं इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ने के बाद आप इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस गूगल से निकालो, बेसिक क्वेश्चंस निकालो और उनको सॉल्व करो। जो नहीं हो रहे, जो टफ दिख रहे हैं, उनको छोड़ो। जो इजी इजी दिख रहे हैं बस उनको सॉल्व कर लो, उनके आंसर देख लो। सो दैट 8-10 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी वो अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। आपको ये सोचेगा कि भाई हम मैथ्स पढ़ने तो आए नहीं, हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें। भाई ये सारी चीजें फिजिक्स में यूज होने वाली हैं। ठीक है, ये चीज मुझे ज्यादा अच्छे से पता है, आपको ज्यादा अच्छे से नहीं पता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन जो फंक्शन होता है या जो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेशन होता है, ये आपका डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जैसे मान लो मैं एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन यहां पर करता हूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 x की पावर 4 मिल जाएगा। अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। तो इतना आ गया। अब ये d/dx जो है वो x की पावर 5 का इतना आ रहा है। और अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, किसको, 5 x की पावर 4 को, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x की पावर 5 मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कि जिस क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन करते हो, जो आपको आंसर मिलता है, उस आंसर को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो आपको वापस से वही क्वेश्चन मिल जाता है जिसका आपने डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया था। ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं, तो इस तरीके का हम लोग सिंबल लगाते हैं, एस एस का मतलब एस जैसी शेप होती है इसकी, ऐसा करके सिंबल लगाते हैं। तो इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मेरे को इंटीग्रेट करना है यहाँ पर 5 x की पावर 4 को, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे dx हमेशा ऊपर लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगा कैलकुलेट, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास x की पावर 5 आएगा। ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि जिस क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हमें आंसर मिलता है, उस आंसर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें, तो वापस से हमें वो क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हमने डिफरेंशिएट किया होगा। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में ऑपोजिट ऑपरेटर की तरह काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब चलो इसको समझ लेते हैं। इसमें बस आपको समझना जो है वो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन फॉर्मूला समझने हैं, और x की पावर n वाला। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास पहला रूल जो है, ठीक है, ये रूल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, रूल्स बोल लो या फॉर्मूलाज बोल लो इंटीग्रेशन के। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर है वो आपका x की पावर n है, यानी कि x की पावर n, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में देखा था कि x की पावर n टाइप का फंक्शन अगर हमको मिलता है, उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n x⁻n−1 होता है। अगर x⁻n का इंटीग्रेशन आपको करने को मिल जाए किसके रिस्पेक्ट में, dx के या x के, तो मतलब dx आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसके जस्ट आगे लिखोगे, नीचे नहीं लिखते इसमें। ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। यहां पर एक सी भी लिखना होता है। सी का मतलब क्या होता है, इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट वैसे तो नहीं करनी होती है, कभी आ भी गई तो मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये प्लस सी का मतलब क्या होता है, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला जो है वो यही है, x⁻n अपॉन n+1। ठीक है, इतना ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो इतनी चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है कि x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x⁻³ का मेरे को इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, आप सिंपल से फॉर्मूला लगा दो, x⁻n+1 यानी कि कितना हो जाएगा, x⁻³ + 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा, 3+1 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये आपके पास आ गया x⁻4 प्लस, सॉरी x⁻4 अपॉन 4। तो ये इसका आंसर हो गया। प्लस सी भी इसमें लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। सी सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी इसको डिटेल में थोड़ा आगे समझेंगे। अभी बस समझ लो कि सी लिखना जरूरी होता है। ठीक है। यहाँ पर मान लो एक और क्वेश्चन है मेरे पास। सपोज यहाँ पर है x⁻18 dx। इसका इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना है तो क्या हो जाएगा, x⁻18+1 अपॉन 18+1 प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे सी। तो ये कितना हो जाएगा, x⁻19 अपॉन 19। ठीक है। प्लस सी आपका यहाँ पर इतना होगा। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई। ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, लाइक यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे होगे कि भाई आपको एक्स की पावर जितनी भी दी जाती है, जैसे 18 दी, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, लाइक एक्स की पावर एक बढ़ी हुई होगी और डिनोमिनेटर में वही पावर मिल जाएगी। यानी कि सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्स की पावर का इंटीग्रेशन आपको करना है, वहां पर क्या होगा, आंसर जो आएगा, आंसर में एक्स की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही सेम पावर आ जाएगी जो आपने इंक्रीज करके लिखी है। जैसे मान लो, अब मैं सीधे आपको करने की कोशिश करवाता हूँ। जैसे x की पावर 25 है मेरे पास, इसको dx के मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, x की पावर 26 लिखूंगा और नीचे भी 26 लिख दूंगा, प्लस c लिख दूंगा। यानी कि मैंने क्या करा, x की पावर 25 में एक पावर बढ़ाई और जितनी पावर बढ़ाई थी वही पावर नीचे यहाँ सेम लिखते। तो ये सिंपल सा तरीका है, लाइक बार बार आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार फॉर्मूला तो पढ़ लिया, याद भी कर लो उसको, अच्छी बात है। लेकिन जब आप यूज कर रहे होगे उसको, तो आपने यूज ऐसे करना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर जो है मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर एक रूल और होता है। चलो, जैसे वो वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर हमने x की पावर 5 का क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन मिलता है, यानी कि 5x की पावर 4। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई 5x की पावर 4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x की पावर 5 मिलना चाहिए। चलो देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखो ये 5x की पावर 4 है। अब 5x की पावर 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, इतना करा। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे डिफरेंशिएशन के केस में हम लोग क्या करते थे, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता था हम उसको बाहर लिख लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो हमने इसको बाहर लिख लिया। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा किसका बचा, एक्स की पावर 4 dx का बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब 5 लिखा। अब एक्स की पावर 4, सॉरी ये अब सिंबल नहीं आएगा क्योंकि अब हम डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एक्स की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फॉर्मूला से पढ़ के हैं कि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये एक्स की पावर 4 का कितना हो जाएगा भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वन यानी कि एक्स की पावर 5 हो गया, अपॉन पावर भी जो है वो आपकी उतनी आ जाएगी, यानी कि 5 के बराबर आ जाएगी, प्लस मैंने यहाँ के लिख दिया सीन दिया। अब ये ऊपर 5 है नीचे 5 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 5 प्लस सी आ गया। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको छोड़ो। देखो यहाँ पर एक्स की पावर 5 आ गया इंटीग्रेशन करके इसका, और जो डिफरेंशिएट किया था हमने वो यही किया था, एक्स की पावर 5। तो यानी कि जिसको हमने डिफरेंशिएट करके आंसर ये निकाला था, अगर वापस से इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें जो है वापस से वही क्वेश्चन मिल गया जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया। तो लाइक ये एक साइकिल की तरह है कि जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो आंसर आएगा, आंसर का इंटीग्रेशन कर दोगे, वापस से आपको वही जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज यहाँ पर बेसिकली क्या समझनी है वो देखो। तो जैसे मान लो मैं मतलब दो फंक्शंस यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आ रहा है ये बार बार प्लस, इसका मतलब क्या होता है ये समझने के लिए यहाँ पर मैं दो चीजें लेता हूँ, दो फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास एक जो फंक्शन है वो है, मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, चलो एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9। ठीक है, ये है, इतनी चीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ एक बार। तो डी बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पर करूंगा किसका, एक्स क्यूब प्लस 5 का, और इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ इसका, किसका, एक्स क्यूब प्लस 9 का। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5 का अगर मैं करता हूँ तो इन टर्म्स को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है भाई, 3x स्क्वायर हो जाता है। समझ आ गई बात, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है इस टर्म में वो टर्म ही नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि वो वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और 5 के साथ एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, बिकॉज ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से यहां पर जब आप आओगे तो एक्स क्यूब का वापस से 3x स्क्वायर हो गया, और 9 का अगर लोगे तो 9 का डिफरेंशिएशन वापस से जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर क्या है, 3x स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, अब आपने यहाँ पर ये देखा कि मैंने एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया। ठीक है,
एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 3x² मिला। एक्स क्यूब प्लस 9 का मैंने डिफरेंशिएशन किया तब भी मुझे आंसर जो है यहाँ पे 3x² मिला, यानी कि दोनों ही केसेस में क्या मिल रहा है, आंसर मेरे को 3x² के बराबर मिल रहा है। अब आप ये सोचो कि 3x² को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, या 3x² को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। भाई कौन सा वाला मिलेगा, मिलेगा तो एक ही ना। समझ आ रही है बात? यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट करने पे अगर सेम क्वांटिटी आए और उसी सेम क्वांटिटी को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही आंसर आ जाएंगे, कोई एक ही आंसर आएगा। तो एक बार इसको इंटीग्रेट करके भी देख लेते हैं, 3x² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ करा 3x² को इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है x², ये dx बचेगा। फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर n+1 का मतलब 3 और नीचे n+1 का मतलब 3। ये हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, x³ बचा। ठीक है, अब आंसर आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, x³ आ रहा है, लेकिन आंसर एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, x³ + 5 आना चाहिए था, या फिर x³ + 9 आना चाहिए था, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है, सिर्फ x³ आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है मैं ये जो प्लस सी बार बार लगा रहा हूं यही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब ये है, ये प्लस सी हम लोग बार बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि x³ के साथ क्या पता कोई और क्वांटिटी हो जो कि डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस वजह से हमें बार बार ये प्लस सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम ये प्लस सी लिख देते हैं और इसके अलावा मान लो हमें कोई और बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी, ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके, मान लो जो बाउंड्री कंडीशन दी है उसको यूज करके अगर हमारी वैल्यू 5 के बराबर आ जाती है सी की वैल्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन x³ + 5 बन जाएगा। अगर मान लो बाउंड्री कंडीशन कुछ ऐसी दी है कि ये जो सी की वैल्यू वो आपकी 9 आ जाती है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो x³ + 9 बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। यानी कि दो क्वांटिटीज को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उनका जो आंसर है वो सेम आ जाता है, और अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको खाली वेरिएबल वाले टर्म की वैल्यू देगा, कांस्टेंट वाले टर्म की वैल्यू नहीं देता। इसलिए कांस्टेंट वाला टर्म कहीं ना कहीं छुप जाता है, तो वो छुपे ना उसको अलग से हम लोग प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं। हमें नहीं पता कि सी कितना है, ये सी आपका 0 भी हो सकता है, ये सी आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो सी हम तभी तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें कोई बाउंड्री कंडीशन दी होती है, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये जो प्लस सी की वैल्यू आती है ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में आती है, ये आती है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, या इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलो। यानी कि जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लगी होती सिर्फ उसमें ये सी आता है, अदरवाइज नहीं आता। कैसे, अब इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो उसका मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था, यानी कि उसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशन या लिमिट्स हमको नहीं दी हुई थी। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर लोअर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होती है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि भाई x³ को आप यहाँ पर इंटीग्रेट करो अंडर लिमिट्स 1 to 2। अगर मान लो ये 1 से लेके 2 मैंने लिख दिया तो ये हमारी लिमिट्स हो जाती है। ठीक है, लिमिट्स हो जाती हैं। इसमें जो नीचे लिखी जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो नीचे लिखा जाता है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसमें जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, सॉल्व आपने सेम तरीके से ही करना होता है जैसे अभी करके आए हो। तो एक्स की पावर एन का हमने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन का, क्या होता है भाई, ये होता है आपका x⁻n+1, यानी कि 3+1 4 हो जाएगा, अपॉन n+1 हो जाएगा, यानी कि 4 के बराबर हो जाएगा। अब जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो तब यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी नहीं लिखते, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है। अब इसको और आगे कैसे लिखेंगे, इसमें जो हमको लिमिट्स दी हैं, लिमिट्स हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसको जब भी हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो जो वेरिएबल टर्म दिया होता है वहीं पर बस हमको लिमिट्स का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या हमारा एक्स है, तो एक्स के केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को यूज करेंगे और उसी लिमिट को यूज करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। कैसे करेंगे इसको, तो x⁻4 है ये है, तो इसमें से मैं चाहूं तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है 1/4 वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन बचा क्या बचा, x⁻4 बचा, लिमिट 1 से 2, इतना हो गया। अब आप इसमें क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो, अपर लिमिट का मतलब क्या है 2,
तो 2 की पावर 4 कर दोगे, एक्स की जगह आपने 2 रख देना है, ये रख दिया। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि 1 है, तो एक्स की पावर क्या रख दो, 1, मतलब एक्स की जगह क्या रख दो, 1 रख दो और इसकी पावर 4 कर दो। तो ये जब आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 1/4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 16, और उसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया। इसका जो आंसर आ गया आपके पास कितना गया, 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा ध्यान रखना 1 ही होता है। चाहे 1 की पावर 0 हो, चाहे 1 की पावर 1 हो, चाहे 1 की पावर -1 हो, चाहे 1 की पावर 76 हो, चाहे 1 की पावर 1 लाख हो, कितना भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर 1 आता है। तो 1 की पावर 4 है, वो आ गया आपका 1। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15/4 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या ध्यान रखना है, नो सी इज यूज्ड, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर हमने पहले से ही बाउंड्री कंडीशन सेट कर दिया, यानी कि लिमिट्स लगा दी। ठीक है, तो लिमिट्स जब भी लगा देते हैं तो हमें ये पता है कि भाई जो ये इंटीग्रल की वैल्यू है ये इस लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच में ही लाई कर रही है, और कोई फलाना जो भी वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, इस वजह से हमें प्लस ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था ये इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कोई भी बाउंड्री कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेट नहीं की गई है, जिस वजह से सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -150 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो वहां पे हमें प्लस सी लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पर समझ लेनी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा मतलब जिसमें लिमिट नहीं लगी होती, उसमें आप प्लस सी का इस्तेमाल करते हो, और डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है जिसमें लिमिट्स लगी होती हैं उसमें आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन पहले आपने वैसी का वैसी करा, लिमिट्स आपको सॉल्व कैसे करनी होती है, अपर लिमिट लगा दो वेरिएबल की जगह पे, और उसके बाद माइनस कर दो लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह पे। ठीक है, एक एक दो और एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पर, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लिमिट -5 से मैं 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, और इंटीग्रेशन जो मेरे को यहाँ पर करना है वो 33x² का करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 33x² dx हो गया, और -5 से 6 तक मेरी लिमिट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट आपकी -5 से 6 रही, x² dx करा। अब x² को x की पावर n वाली फॉर्मूले से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3/3। ठीक है, क्योंकि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, और लिमिट वापस से हम लिख देंगे -5 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 3 है डिनोमिनेटर में, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ ब्रैकेट से, एंड यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर बचा वो x की पावर 3 बचा, लिमिट जो हो जाएगी -5 से 6 तक हो जाएगी, इतना कर लिया। एंड अब इसके बाद जो है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद जो क्या करना है हमें, 33 और 3 है तो ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचा, 11 बचा, अंदर क्या बचा, x की पावर 3 बचा, -5 से लेके 6 तक लिमिट हो गई, एंड इसके बाद 11 होगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे एंड उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर x की जगह मैं 6 को पुट करना कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैंने क्या कहा, अपर लिमिट, और ये क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो 6 को मैंने पुट करा, तो x की जगह अगर मैं 6 को पुट करता हूँ तो x की पावर कितनी, 3, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो अपर लिमिट माइनस हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के में क्या है हमारे पास, -5 है, तो -5 लिखा है x की जगह, और उसकी पावर आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11 हो गया। अब 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 इंटू 6 ये आपका होता है 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 होता है, माइनस उसके बाद -5 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, -125 हो जाएगा। एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास मान लो कोई नंबर ए है, एंड -a अगर हम करते हैं और उसकी पावर अगर हम क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। और -a की पावर मान लो अगर हम इवन नंबर लेते हैं कोई भी, तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो मैंने -2 लिया, -2 की पावर अगर मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, 2 की पावर 2, तो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, और इवन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ऑड पावर ले लेता हूँ, मान लो मैं -2 की पावर 3 लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 का क्यूब मेरे को आना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होता है, लेकिन आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑड पावर में क्या होता है, आंसर हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर की अगर आप इवन पावर करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, और नेगेटिव नंबर की अगर आप पावर ऑड में करते हो तो आपको आंसर हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है,
सॉरी गलत बोल दिया, नेगेटिव की अगर पावर का आप स्क्वायर जो है वो इवन में करते हो तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ऑड पावर होगी तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो इसी तरीके से -5 की पावर 3 हमने करा, तो 3 पावर का मतलब क्या, 3 क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब 5 × 5 × 5 जब करेंगे तो 125 का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 11, फिर उसके बाद 216, माइनस माइनस यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये 125 हो गया। 11, और इसको अब आप सॉल्व कर ही लोगे, जो भी सॉल्व करके आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका उसके बाद जो भी आपका आंसर आ गया वो आपका इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको, जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने कहा कि x⁻³ + 5 का जो इंटीग्रेशन है वो आप करो, ठीक है। तो इसका कंप्लीट का आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻³ + 5 का। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में तो अगर कांस्टेंट 5 नंबर आता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन की केस में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। x⁻³ dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो डिफरेंशिएशन के केस में तो क्या होता है, अगर 5 होता कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो x⁻³ को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, x⁻4/4 बन जाएगा। और ये जो 5 है, 5 आपको क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। और उसके बाद इंटीग्रेशन जो करना है dx का करना है, ठीक है। तो ये हो गया। ये आपका पहला वाला क्या हो गया, x⁻4/4 हो गया, +5 इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज ये कौन सा फंक्शन है आपका, इंटीग्रेशन का फंक्शन है, ये वाला कौन सा फंक्शन है आपका, डिफरेंशिएशन का फंक्शन है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मान लो हमारे पास इस तरीके से आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dy आ जाए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आंसर हो गया, +c इसमें और लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज ये कैसा है, इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका x की पावर वाले जितने भी है, मतलब पावर रूल से जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं, वो मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन यहाँ पर कर दी है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस बेसिकली दो तीन दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मान लो हमारे पास है, x⁻96 + 44, x⁻45 +3x³ + 98, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। दूसरा जो है वो है आपके पास, सपोज हमारे पास है 33 + x⁻45 +88x², ठीक है। इन दोनों का जो है आपने इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद बस यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास बचा है वो है आपका जो इंटीग्रेशन होते हैं किसके, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के, ठीक है। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आपका इंटीग्रेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसे बस एक बार आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले, जैसे हमने कल डिफरेंशिएशन के केस में पढ़े थे कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन फॉर्मूला देख लो। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज फॉर टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये बस आपको अभी याद करने हैं फिलहाल, क्योंकि इनका ज्यादा यूज होता नहीं है। वैसे जब भी यूज होगा तो हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले साइन एक्स का देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx जो हमारे पास होता है वो होता है -cos x + c, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन जो cos x dx का होता है वो हमारे पास यहाँ पर होता है sin x + c, ठीक है। तो ये दो हो गए। और उसके बाद यहाँ पर sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा tan x + c होता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई साइन कॉस तो लिखा, tan x क्यों नहीं लिखा। tan x का भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² x के बराबर होता है। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan x के बराबर हो जाएगा। तो वही बस हमें रिलेट करते हुए चीजें लिखनी है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो जो हमें आंसर मिला था उसके इंटीग्रेशन करके हम डिफरेंशिएशन के क्या बनाते रहे, वो फॉर्मूला बनाते रहे, ठीक है। तो sec² x का क्या बन गया, tan x + c बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो cosec² x होता है, cosec² x dx का क्या होता है, -cot x होता है।
बिकॉज आपने ये पढ़ा था भाई, कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका जो होता है वो आपका सेक एक्स प्लस सी होता है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि भाई sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x tan x होता है। उसी तरीके से sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x के बराबर हो जाएगा। और एक लास्ट हमारे पास और है, जो है cosec x cot x dx। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। तो आपने कल पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन जो होता है कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं आपके इंटीग्रेशन के, ये आपको सारे याद करने हैं। बस इंटीग्रेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना फिजिक्स में यूज करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास खत्म होती है। तो दो आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने वो वाले दिए हैं, और एक ऊपर दिया था एक्स की पावर, मतलब वो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाला दिया था। तो तीन क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो मेरे को मिल जाने चाहिए। मेरा पर्सनल टेलीग्राम आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है SHIKHER_297। चाहो तो टेलीग्राम पर आप मेरे को इसमें मैसेज कर सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है विश्वास बैच का, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लो, एंड वहां पे आप मेरे को अपने आंसर्स की फोटोज भेज सकते हो करके। ठीक है। एंड बाकी आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो, या ग्रुप में भी बता सकते हो। ओके, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग जल्दी से अब नेक्स्ट लेक्चर से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हो जाओ, ये जितना अभी तक रिवाइज कर लो जितना भी है, इसके नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही भेज दे रहा हूँ, बेसिक मैथ्स के। तो वहां से जाके आप नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, लेक्चर में मजा आया हो, तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।